हेलो एवरीवन, दिस इज माधुरी। वेलकम टू मिशन पढ़ाई। हमेशा की तरह सेम आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, ऐसी मैं शुभकामना करती हूँ और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो वीडियोस थोड़ी सी लेट आ रही हैं, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, बट ये चैप्टर्स मुझे जो हैं वो कंप्लीट करने हैं सो दैट मैं हिस्ट्री आगे स्टार्ट कर सकूँ। मुझे हिस्ट्री बहुत पसंद है, मुझे लगता है हिस्ट्री के चैप्टर्स मुझे जल्दी जल्दी पढ़ाने चाहिए। तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं जल्दी जल्दी चैप्टर्स की पूरी एक लिस्ट आपके लिए क्रिएट कर दूँ सो दैट एनसीईआरटी का कोई भी चैप्टर किसी भी क्लास का आपको समझना हो तो वो इजी रहे आपके लिए। आज हमारा जो डेवलपमेंट चैप्टर था उसका लास्ट का छोटा मोटा टॉपिक बचा हुआ है, पब्लिक फैसिलिटीज़ एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे पब्लिक फैसिलिटीज़। जैसा कि नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, पब्लिक फैसिलिटीज़ है क्या। पब्लिक लोगों के लिए, जनता के लिए, फैसिलिटीज़ मतलब सुविधाएं। लोगों के लिए, जनता के लिए क्या सुविधाएं हैं, इन्हें कौन प्रोवाइड करता है और ये ज़रूरी क्यों होती हैं, इसकी बात करेंगे हम। तो सबसे पहले जानते हैं पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या है। तो जो भी आम जनता की सेवा के लिए जो भी सर्विसेज होती हैं, जो फैसिलिटीज़ होती है, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, वो बेसिकली पब्लिक फैसिलिटीज़ होती हैं। अगर आपको फुल फ्लेज डेफिनेशन चाहिए तो आप इसको देख सकते हैं। फैसिलिटीज विच आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट कंसिडर्ड एज फैसिलिटीज लाइक स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, कम्युनिटी हॉल्स, ट्रांसपोर्ट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। ओके, अब आपको समझ में आ गया होगा। ये सब लोगों को जो सुविधाओं की, जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो पब्लिकली बल्क में प्रोवाइड करवाना, दैट इज पब्लिक फैसिलिटी। और कौन प्रोवाइड करवाता है? गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। गवर्नमेंट क्यों प्रोवाइड कराती है ना? आप लोगों के माइंड में ये भी आ सकता है, ये पब्लिक फैसिलिटीज गवर्नमेंट क्यों प्रोवाइड कराती है? क्योंकि भाई हम डेमोक्रेटिक हैं, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। हमने अपनी सरकार को खुद चुना है अपनी सुविधा के लिए, अपनी सेवाओं, ताकि जो गवर्नमेंट है हमें अपनी सेवाएं दे, भाई हमारा देश अच्छे से काम कर सके। उसके लिए हमने एक पर्सन तो अपने लिए कुछ करेगा नहीं ना, तो हमने मिलकर क्या फॉर्म की है? एक गवर्नमेंट फॉर्म की है, और हमने फॉर्म की है इसलिए वो डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में सिर्फ इंडिया ही नहीं, जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वहाँ सभी गवर्नमेंट्स को, ये आप कह सकते हो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, अपनी पब्लिक को पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पब्लिक फैसिलिटीज ही आपके नेशन के डेवलपमेंट को दर्शाती है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। अच्छा, पैसे से आप सब कुछ खरीद सकते हैं। बहुत बहुत अमीर लोग होंगे दुनिया में, तो आपको लगता होगा उनको पब्लिक फैसिलिटीज़ की क्या ज़रूरत है, उनके पास तो इतना पैसा है, वो खुद ही ले लेंगे सारी चीज़ें। तो पब्लिक फैसिलिटीज़ के फ़ायदे वो भी लेते हैं, है ना। पब्लिक फैसिलिटीज़ बेसिकली किसको चाहिए होता है? जो रिच पीपल हैं वो भी अफेक्टेड होते हैं पब्लिक फैसिलिटीज़, अच्छी है या बुरी है, गवर्नमेंट के इस स्टेप से। कैसे? मैं आपको एग्जांपल समझाती हूँ। हाल फिलहाल सब लोग कोविड से जूझे हैं, पूरी दुनिया, हमारा देश, अमीर गरीब सब लोग अफेक्ट हुए हैं। जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, अंबानी, अडानी, टाटा, ये सब क्या अफेक्टेड नहीं हुए हैं कोविड से? पैसा इनके पास बहुत था, ये चाहते तो सारी सुविधाएं ले सकते थे। बट आप ये सोचो ना, ये कंपनीज जो सेटअप हैं आपकी कंट्री में, इसमें जो लोग काम कर रहे हैं ये आम जनता है। वही आम जनता है जो इन सब बिजनेस को सपोर्ट करती है पीछे से, वर्किंग क्लास जो है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आपके देश के लिए जो लोग हैं, जो पीपल हैं, वो एज एन एसेट काम करते हैं आपके लिए, आपके देश के लिए। उनके डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। किसका? लोगों का। इस कोविड के दौरान अगर गवर्नमेंट ने स्टेप्स नहीं लिए होते कि हमें अपने कम्युनिटी को कैसे सेव करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन प्रोवाइड कराना है, जब तक हमारे पास कुछ चीज़ें नहीं थी तो गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगाया सो दैट लोग अंदर रहें, सेफ रहें। तो जब अंदर थे सब लोग, घरों में बैठ के काम कर रहे थे, क्या बिजनेस अफेक्ट नहीं हुए थे? बड़े बड़े लोगों के सब कुछ हुआ था। इसका इम्पैक्ट सब पर पड़ेगा, क्योंकि ये जो कम्युनिटी के साथ जो चीज़ें जुड़ी होती है ना, वो आपके पूरे सोशल ग्रुप को इफेक्ट करती हैं। जो हमारा सोशल नेटवर्क है ना, लोगों से मिलकर बना है, और ये लोग हैं, ये आपके बीच के ही लोग हैं।
कोई कम कमाता है, कोई ज़्यादा कमाता है, कोई बहुत ज़्यादा कैपेबल है अपनी नीड्स को फुलफिल करने में, कोई कम, बट लोग ये आपके आसपास के ही हैं, ठीक है। तो व्हाई डू वी नीड पब्लिक फैसिलिटीज़ में मैंने आपको बता दिया कि जो सिटीजन हैं वो इक्वल नहीं होते एक ही कंट्री के, सबकी कैपेबिलिटी एबिलिटी अलग अलग होती है। तो जो एबल हैं दैट इज़ फाइन, बट जो नहीं हैं उसके काबिल, हमें उनको बेसिक नेसेसिटीज़, एजुकेशन, हेल्थ केयर और बेसिक जो फूड है वो प्रोवाइड कराना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Second, sometimes persons have enough money to fulfill their needs, but they too cannot afford some facilities. It is almost like कि जो बहुत बड़े लोग हैं उनके पास पैसा बहुत है, लेकिन वो कई बार बहुत सारी चीज़ें, बहुत फैसिलिटीज़ जो होती हैं वो अवेल खुद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट को करने होते हैं। And without public facilities, the nation can suffer from inadequate health care, poor nutrition, अनएम्प्लॉयमेंट, लो एजुकेशन एंड अ नेशन नॉट बी एबल टू डेवलप। अब अगर पब्लिक फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं हैं, तो गवर्नमेंट नहीं अच्छा प्रोवाइड कर रही है हेल्थ केयर, लोगों को पढ़ने जाना है नहीं जाना है, लिटरेसी रेट कैसा चल रहा है गवर्नमेंट को नहीं फर्क पड़ता है। तो अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो ऑब्वियसली आपका देश जो है वो डेवलप नहीं कर पाएगा। एक अच्छा नागरिक वही है जो हेल्दी है, एक अच्छा नागरिक अपने देश के लिए काम आएगा जो एजुकेटेड है ना। एक अच्छा युवा तभी काबिल है और वो जॉब का फायदा तभी उठा पाएगा जब वो काबिल है, एम्प्लॉयमेंट तभी अच्छा रहेगा जब उसके लायक है वो वहां पर, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको व्हाई डू वी नीड अ पब्लिक फैसिलिटीज याद हो गया होगा, समझ आ गया होगा। अच्छा, पब्लिक फैसिलिटीज से आप एक ये भी समझिए एग्जाम्पल, जो केरला है उसका मोर्टेलिटी रेट जो है वो बहुत कम है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है वो बहुत अच्छी हैं, है ना। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड, क्योंकि एजुकेशन भी अच्छा है वहाँ पर, वहाँ लोगों को अच्छा पढ़ाया जाता है, लड़कियाँ बहुत अच्छा पढ़ती हैं। केरल का लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है ना। आपस में इंटरकनेक्टेड होता है, जहाँ एजुकेशन होगी वहाँ हेल्थ केयर होगी, जहाँ हेल्थ केयर होगी वहाँ एजुकेशन होगा, एम्प्लॉयमेंट होगी, और अच्छा जो उनका जो डेवलपमेंट रोल है स्टेट का वो बहुत बढ़िया होगा। तो सारे स्टेट्स का अच्छा होगा तो ऑब्वियसली हमारी कंट्री का अच्छा होगा। ओके, आई होप आपको पब्लिक फैसिलिटीज क्लियर हो गया होगा। नाउ वी आर कमिंग ऑन बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स क्या है? इंडेक्स आप समझते हो, एक आप कह सकते हो एक सूची, है ना, एक लिस्ट। तो ये बॉडी मास इंडेक्स क्या है? कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी मास इंडेक्स। आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाएगा, जब भी होंगे, किसी भी ईयर होंगे। ये नहीं कि ये वीडियो मैंने आज बना दिया तो इस साल आने वाला एग्जाम में, हमेशा के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी मास इंडेक्स। ओके, तो समझते हैं क्या है बॉडी मास इंडेक्स। इट इज अ वे टू नो दैट अ कंट्रीज पॉपुलेशन इज हेल्दी और अनहेल्दी। एक क्राइटेरिया है। अच्छा, आप पता कैसे लगाओ कि एक अच्छा खासा मोटा इंसान है तो वो हेल्दी है, एक बहुत सुकड़ा सा है ये बीमार जरूर होगा। आप एजम्पशन नहीं लगा सकते हो, एक एक्यूरेसी चाहिए आपको चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए। सो बॉडी मास इंडेक्स बेसिकली इज दैट कि ये आपको बताता है कि किसी कंट्री का जो पॉपुलेशन है वो हेल्दी है या अनहेल्दी है। तो आप कह सकते हैं कैलकुलेटर है जो ये फाइंड आउट करता है कि जिस आपकी जो एज है उसके अकॉर्डिंग, आपकी जितनी हाइट है उसके अकॉर्डिंग आपका वेट कितना होना चाहिए। बेसिकली ये एक कैलकुलेशन है, ठीक है। इसका फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा देती हूँ, ठीक है। आप लोग देख लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बेसिकली याद कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा है। इसे BMI भी कहते हैं। आपको हाइट लेनी है पर्सन की मीटर्स में, और उस हाइट को आपको डिवाइड करना है, जितना वेट है पर्सन का किलोग्राम में वो लीजिए, उसको डिवाइड कर दीजिए किससे, उसकी जो हाइट है उसके स्क्वायर से। जो भी आंसर आएगा, अगर 18.5 आता है, उससे कम आता है, तो जो पर्सन है वो अंडर नूरिश्ड माना जाएगा। BMI मोर देन 25 आता है तो वो ओवरवेट माना जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है, अगर कम है 18.5 से तो वो अंडर नूरिश्ड है, मतलब उसको ज़रूरत है हेल्थ केयर की।
अच्छे न्यूट्रिशन की, और अगर उससे ज़्यादा है तो दैट मीन्स ओवर वेट है, वो ओबेसिटी है। इट्स अ कैलकुलेशन। तो फॉर्मूला यहाँ पे है आपके पास, आप सब लोग देख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज, छोटा सा ये भी खत्म करती हूँ बताकर, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट देखिए, इसमें कुछ जो मैंने मोटी मोटी चीज़ें डाली है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट हमेशा आपको एक तो ये याद रखना है कि HDRB इसको बोलते हैं, और ये कौन पब्लिश करता है? UNDP करता है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है, UN का ही एक पार्ट है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। ये क्या है? कैलकुलेट करता है। अच्छा, जैसे आप देखोगे एवरेज इनकम कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ क्राइटेरिया चाहिए होते थे, तो पैसों वैसों की बात आती थी, लेकिन क्या जिसके पास पैसा है जरूरी है वहां की पब्लिक फैसिलिटीज अच्छी हैं, वहां का हेल्थ केयर अच्छा है, वहां के लोग अच्छे हैं? नहीं, आप कितने, आपके लोग जो हैं वो कितने अच्छे हैं, उसके लिए ये HDR है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है देखिए, सबसे पहले है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि ह्यूमन का डेवलपमेंट कितना है, अच्छा है, उसकी सूची बेसिकली। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहले आपको चाहिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स। इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स क्या होता है? एक ऑन एन एवरेज पर्सन कितने टाइम तक जीवित रहेगा। जैसे ऑन एन एवरेज ले इंडिया में तो 60-65 है एवरेज, मतलब एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, एक जीवन प्रत्याशा दर है ना, कब तक जीवित रहेगा। जीने को कोई 100 साल भी जीता है और कोई 35 और 40 में भी उसकी डेथ हो जाती है। तो बेसिकली एक ऑन एन एवरेज क्या है, और ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड कर सकती है। आपकी कंट्री की एनवायरनमेंट कैसा है, ऑक्सीजन लेवल जो है वहाँ का कैसा है, एयर क्वालिटी कैसी है ना, पानी साफ लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, हेल्दी चीजें खाने के लिए पहुंच रही है नहीं पहुंच रही हैं, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स देखा जाता है। नंबर 2, एजुकेशन इंडेक्स देखा जाएगा। लिटरेसी रेट, एजुकेशन किस लेवल तक है आपका। ग्रॉस नेशनल इनकम इंडेक्स देखा जाएगा। इन तीनों को मिला के आपका HDR बनेगा। ये कौन जारी करता है? UNDP जारी करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस रैंकिंग में अगर आप देखो बहुत सारे इंडेक्स आते हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स भी आता है, और आप कितने ज़्यादा अच्छा बिजनेस कर सकते हो कहीं पे, वो भी इंडेक्स आता है। कौन सी कंट्री ग्रो करने के लिए बहुत अच्छी है, उसका इंडेक्स भी आता है। ओके, सो HDR बेसिकली UNDP पब्लिश करता है, और इंडिया की जो रैंकिंग है एज पर 2019 131st रैंकिंग पे है, तो बहुत ज़्यादा अच्छी रैंकिंग नहीं है। तब भी हम हमेशा क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि उसको हमें क्या करना है, इम्प्रूव करना है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। डेवलपमेंट का क्लास 10th का चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक छोटा सा बाकी है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है तो छोटा सा बट इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, इसको फटाफट पढ़ लेते हैं। मैंने बहुत लंबा वीडियो इस पर नहीं खींचना है, ठीक है। तो आई होप आप हमेशा की तरह अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपनी सारी एनर्जी जो है पढ़ाई में डाल रहे होंगे, बिकॉज पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, आपकी बुक के अकॉर्डिंग है, सपोज फॉर द प्रेजेंट दैट अ पर्टिकुलर कंट्री इज क्वाइट डेवलप्ड। मान लिया कोई एक कंट्री जो है वो क्वाइट बहुत अच्छी खासी डेवलप्ड है। वी वुड सर्टेनली लाइक दिस लेवल ऑफ डेवलपमेंट टू गो अप फॉर द और एटलीस्ट बी मेंटेन फॉर फ्यूचर जनरेशन। अब हम क्या चाहते हैं कि ये जो हमारी कंट्री डेवलप है वो हमेशा इसी तरह से डेवलप्ड रहे, अच्छी खासी जो चीजें चल रही हैं वो हमेशा चलती रहे। बट इज दैट पॉसिबल? क्योंकि कंट्री की डेवलपमेंट बहुत सारी चीजों पे मतलब फोकस होता है उसका, समझते हैं। This is obviously desirable, however, since the second half of the 20th century, a number of scientists have been warning that the present time and levels of development are not sustainable. Okay, बहुत easy सा topic है। देखो, कोई भी कंट्री है वो अपने रिसोर्सेज को यूज़ करके, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके बहुत अच्छा खासा पैसा कमा रही है, और अपने लोगों को वो फैसिलिटीज़ दे के वो कंट्री भी आगे बढ़ रही है। बट क्या वो हमेशा ऐसे चलता रहेगा? फ्यूचर जनरेशन जो है उनके लिए भी सेम चीज़ होगी या नहीं होगी? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अभी वाले जो लैंड है आपके पास, कोई भी कंट्री है उसके पास लैंड जो है उसको भरपूर यूज़ कर रहा है, इधर भी मकान बना दिए, उधर भी मकान बना दिए, बिजनेस इंडस्ट्रीज खड़ी कर दी, ये वो सब कुछ कर दिया, बट क्या ये जो चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो कभी ख़त्म नहीं होंगी? ऑब्वियसली यू आर यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। बहुत सारे साइंटिस्ट वार्निंग दे चुके हैं कि जो बेसिक नेचुरल रिसोर्सेज हैं
जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो अगर आप ऐसे यूज करते रहे तो आपकी जो फ्यूचर जनरेशन है उसके पास कुछ नहीं रह जाएगा। ये तो बहुत चिंता का विषय है। आपको नेचर ने दिया है तो आप क्या सब कुछ वो ले लोगे? आपकी बुक में एक बहुत अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है, आप ऑरेंज कलर में देखना, जो सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट है उसके साइड में लिखा है, मैं शो कर देती हूँ। वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोरफादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रंस। कि हमें जो हम चीजें मिली हैं, जो हम यूज कर रहे हैं, वो हमें विरासत में नहीं मिली है। वो आप ये समझिए कि आपने अपने आने वाली फ्यूचर जनरेशन, अपने बच्चों से आपने उधार ले रखा है वो। दैट आपको इसका भी ध्यान रखना है कि वो चीजें हमारे जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी रहेंगी या नहीं रहेंगी। ये जो लैंड है जिसको आप यूज कर रहे हो वो हमारी आने वाली जनरेशन के लिए रहेगा। जो पानी है वो आप पी रहे हो, ये क्या पानी की आपने देखा होगा कहीं कितनी जगह पे ग्राउंड लेवल जो है वाटर का वो वैसे ही बहुत ज्यादा कम हो गया है। क्या ये जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं पेड़ पौधों से, क्या ये पेड़ पौधे ऐसे ही कटते रहे, इंडस्ट्रीज आती रही तो क्या ऑक्सीजन हम सबके लिए काफी होगा? ये सब चीजें जो हैं वो सोचने विचारने की जितनी चीजें हैं, दैट ऑल कम्स अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो अगर आपसे कोई पूछे सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या, 3 मार्क्स का 5 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आता है इस पर, छोटा सा दिया है बट क्वेश्चन जरूर आता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ कंसेप्ट which takes care of the needs of the present generation without compromising on the needs of future generations. It involves judicious use of natural resources. Judicious use of natural resources का मतलब है कि न्यायपूर्वक तरीके से आप उन resources का use करेंगे। ये नहीं कि आप स्वार्थ में आके, लालच में आके अपनी सारी चीजें फुलफिल कर रहे हैं और आने वाली जनरेशन के लिए कुछ छोड़ ही नहीं रहे हैं। That is sustainable basically. Okay? Why we need sustainable development? Number 1 point, non-renewable resources will get exhausted after years of use. Fixed stock on earth which cannot be replenished. भाई हमारे पास जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको आप दोबारा बना नहीं सकते हो। अगर आपने एक बार उसको खत्म कर दिया तो दैट मीन्स अब पेट्रोल वगैरह है, कहते हैं क्यों बचाना चाहिए? भाई ये एक बार उड़ गया, यूज हो गया, उसको आप दोबारा रिसाइकल नहीं कर सकते हो। जितना उतना ही है, उसके आगे नहीं रहेगा वो। तो फिर बाद में क्या साइकिल पे चलोगे? अभी इतना पेट्रोल उड़ा दे रहे हो। That means you have to save that. Okay, we need to discover new resource and they must be added to the stock. However, over time this also be get exhausted. हमें नई चीज़ों की भी डिस्कवर करना चाहिए, नई चीज़ों को ऑब्वियसली उनको स्टॉक में रखना चाहिए, इन फ्यूचर के लिए भी रखना चाहिए। ठीक है, ये भी चीज़ें आगे ख़त्म होगी और हमें ऐसे रिसोर्सेज को क्रिएट करने की कोशिश करती रहनी चाहिए। ओके, now next is even we are exploiting renewable resources more than what is being replenished. For example, ground water. सबसे पहले मैंने आपको अभी पढ़ाया कि ग्राउंड वाटर जो है वो आप बना नहीं सकते, पानी आप नहीं बना सकते हो। पीने का पानी, पानी बहुत है, इतना पानी है, बट पीने वाला पानी, ग्राउंड वाटर आपका कितना यूज हो रहा है? हमें पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। सेव वाटर के बहुत सारे कैंपेन चले हुए हैं। ओके, non-renewable resources are those which get exhausted after years of use and we are not able to replenish those. Non-renewable resources वो होते हैं जिसे आप बना नहीं सकते हो और टाइम के साथ वो क्या होते जाएंगे? खत्म होते जाएंगे। तो ये पूरा था इसके ऊपर। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, फ्रेंड्स को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा सो दैट आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें और मैं जल्दी से जल्दी सारे वीडियोज़ की जो लिस्ट है आपके पास लेके आऊँगे, NCERT की हर क्लास की ऑलमोस्ट। Thank you so much.